नमस्कार, मैं सुरेश कुमार TGT-SST दिल्ली। तो आज हमारी NCERT जो GS से संबंधित क्वेश्चन आंसर हैं उसकी दूसरी वीडियो है, सेकंड पार्ट। और जैसा कि आप सभी को पता है, NCERT जो है वो सब परीक्षाओं का बेस होता है। NCERT के बिना हम किसी भी एग्ज़ाम में GK GS में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। UPSC तक जो है आप सभी जानते हैं, जब तक NCERT का बेस मजबूत नहीं होता तो वहाँ पर भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो इसी के लिए हमने ये सीरीज शुरू की है और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है हमारे चैनल कंप्लीट GS 360 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप वीडियो देखते हैं तो कम से कम एक लाइक भी जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, यानी कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? पहला ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, दूसरा लॉर्ड केनी, तीसरा लॉर्ड बेंटिंग और चौथा लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसमें हमारा राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग्स पहला। ये 1773 में प्रथम गवर्नर जनरल बने। उससे पहले जो गवर्नर होता था उसको गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर कहा जाता था, और वो बंगाल से संबंधित था। और पहले बंगाल के जो गवर्नर थे वो वेंसी टाट बने थे, वेंसी टाट। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है लॉर्ड केनी, ये भारत के प्रथम वायसराय बने थे। जब 1858 का भारत सरकार अधिनियम बना तो उसमें गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किया गया और 1858 में भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड केनी बने। तीसरा जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है 1833 का जब चार्टर एक्ट बना तो इसमें इनको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। उससे पहले सिर्फ बंगाल से संबंधित होते थे। लॉर्ड माउंटबेटन हम सभी जानते हैं, ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ। और उसके बाद श्री राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय थे जो स्वतंत्रता के बाद इस पद पर बने थे। बाद में इसको पद को समाप्त कर दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन है एडम स्मिथ, लॉर्ड डलहौजी, जेम्स मिल, विपिन चंद्रपाल। ये जो पुस्तक है जेम्स मिल ने लिखी थी। ये स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री थे और इन्होंने 1817 में ये पुस्तक लिखी है, ब्रिटिश ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और इसमें भारतीय इतिहास को ब्रिटिश, हिंदू, मुस्लिम 3 कालों में विभाजित किया गया था। बाकी ऑप्शन हम देखते हैं। एडम स्मिथ ये इंग्लैंड के प्रसिद्ध दार्शनिक अर्थशास्त्री थे और इन्होंने 1776 में विश्व प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन लिखी, वेल्थ ऑफ नेशन। दूसरे लॉर्ड केनी, दूसरे जो हैं इसमें ऑप्शन में लॉर्ड डलहौजी, ये 1848 से 1856 भारत के गवर्नर जनरल थे और इन्होंने लैप्स की नीति को लागू किया। विपिन चंद्रपाल ये भारत के प्रथम प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्होंने न्यू इंडिया नाम का समाचार पत्र निकाला, न्यू इंडिया। तीसरा हमारा जो प्रश्न है वो है, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थापित किया गया था। तो ये अभिलेखागार जो है कब स्थापित किया गया? ऑप्शन है 1935 में, 1953 में, 1920 में, 1950 में। तो इसका सही आंसर है तीसरा, 1920 कलकत्ता में, और बाद में इसको दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। 1935 में भारत सरकार अधिनियम बना और 1953 में UGC की स्थापना हुई और 1950 में भारत गणतंत्र बना। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शाही नौसेना के विद्रोह का प्रारंभ फरवरी 1940 में कहां से हुआ? ऑप्शन है बंबई, कराची, मेरठ, बैरकपुर। यानी कि ब्रिटिश कालीन भारत में जो नौसेना थी उसने विद्रोह किया था 1940 में फरवरी में। तो उसकी शुरुआत कहां से हुई थी इसके बारे में हमें बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है
बम्बई, और ये विद्रोह 18 फरवरी को शुरू हुआ था, 18 फरवरी 1946। धीरे धीरे बाद में ये बाकी स्थानों पर भी फैल गया, कराची भी इससे प्रभावित हुआ। बाकी जो ऑप्शन है मेरठ, यहाँ से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई 10 मई से। और बैरकपुर, हम सभी जानते हैं बैरकपुर का संबंध मंगल पांडे से था, जिन्होंने 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ विद्रोह किया और इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। ये 1857 के विद्रोह या भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम में पहले शहीद हुए। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में कब शामिल किया? ऑप्शन है 1916, 1924, 1929, 1934। तो हमारा इसका राइट आंसर है 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को सबसे पहली बार अपनी आधिकारिक नीति में शामिल किया था। यानी कि संविधान सभा होनी चाहिए संविधान बनाने के लिए, और इसका अधिकार भारतीयों को दिया जाना चाहिए। बाकी जो ऑप्शन है इनको हम देखते हैं, ये सभी कांग्रेस से संबंधित हैं। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लखनऊ में जो हुआ था AC मजूमदार ने की थी। 1924 में हम सभी जानते हैं, 1924 में बेलगांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता गांधी ने की, और ये एकमात्र अधिवेशन था कांग्रेस का जिसकी अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की गई एक ही बार। 1929 इसमें कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। 1929 में जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और इसमें पहली बार जो है भारत की स्वतंत्रता के प्रस्ताव को पारित किया गया। अगला प्रश्न है, 2006 में किस देश में राजशाही को समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन है पहला भूटान, दूसरा नेपाल, तीसरा जापान, चौथा कंबोडिया। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो है नेपाल। नेपाल में 2007 में लोकतंत्र की स्थापना हुई। 2006 में वहां राजशाही या राजतंत्र को समाप्त किया गया। प्रश्न नंबर 7 है, इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान में शामिल नहीं है? ऑप्शन है निरंकुशता, संघवाद, संप्रभुता या गणतंत्र। तो इसमें पहला ही ऑप्शन जो है वो गलत है। निरंकुशता भारतीय संविधान की कोई विशेषता नहीं है। संघवाद है, संप्रभुता है, गणतंत्र है, ये सभी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रश्न नंबर 8 है, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि वर्तमान पीढ़ी के साथ भावी पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी हों कहलाता है। यानी कि संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना जो है ताकि वो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके, क्या कहलाता है? ऑप्शन है संसाधन विकास, सतत पोषणीय विकास, संसाधन संरक्षण, उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा राइट आंसर है सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको कहा जाता है, जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं के साथ साथ भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद भारत के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर और उसके बेटों को किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया गया? सभी दोस्तों से एक बार फिर से अनुरोध है कि आप NCERT से संबंधित GS और GK के लिए हमारे चैनल कंप्लीट GS 360 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें आपको बेहतरीन क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे और ये क्वेश्चन आंसर हर प्रकार की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर GK और GS के लिए। तो ये जो 9वां हमारा प्रश्न है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने 1857 के विद्रोह के बाद भारत के अंतिम बादशाह जो बहादुर शाह जफर थे उसको और उसके बेटों को गिरफ्तार किया था? तो इसका ऑप्शन है पहला कैप्टन हडसन, दूसरा मेजर ह्यूरोस, तीसरा हेनरी लॉरेंस और चौथा व्हीलर। तो हमारा राइट जो आंसर है वो है कैप्टन हडसन। कैप्टन हडसन ने इनको गिरफ्तार किया था और इनको दिल्ली में हुमायूं के मकबरे से पकड़ा गया, हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया, वहां ये छिपे हुए थे। और इलाही बख्श नाम का एक व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को इसकी जानकारी दी थी। बाकी ऑप्शन में मेजर ह्यूरोस ये झांसी में यानी कि लक्ष्मीबाई के साथ इन्होंने युद्ध किया। हेनरी लॉरेंस ये कानपुर में विद्रोह दपाने पहुंचे और व्हीलर जो है ये लखनऊ
लखनऊ में विद्रोह को दबाने गए प्रमुख अंग्रेज अधिकारी थे। मेजर ह्यूरोज ने ही झांसी की रानी की तारीफ की थी, उनकी बहादुरी की, और कहा था कि इस विद्रोह में वो महिला अकेली मर्द थी। अगला प्रश्न है 10वां, 1651 में प्रथम इंग्लिश फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर हुई? ये बंगाल की फैक्ट्री के बारे में बात की जा रही है। ऑप्शन है सूरत, हुगली, मद्रास, कलकत्ता। तो इसकी हुगली, 1651 हुगली नदी के किनारे जो है बंगाल में प्रथम इंग्लिश फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना शुल्क व्यापार करने के शाही आदेश क्या कहलाते थे? यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो शाही आदेश दिए गए थे मुगलों की तरफ से व्यापार करने के, उनको क्या कहा गया? ऑप्शन है आदेश, परमिट, फरमान या अनुमति। तो इसका हमारा राइट आंसर है फरमान। इसको हम कहेंगे फरमान। फरमान जारी किए जाते थे। और 1717 में आपको याद रखना है मुगल बादशाह फरुखसियर ने अंग्रेजों को फरमान जारी करके निःशुल्क व्यापार का अधिकार प्रदान किया था। अगला प्रश्न है निम्न में भूस्खलन का कारण नहीं है। ऑप्शन है भूकंप, बाढ़, चक्रवात, ज्वालामुखी। तो इसका राइट आंसर है भूकंप से भी भूस्खलन होता है। ये भूस्खलन जो है ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में होता है जहां इसको लैंडस्लाइड कहते हैं। बाढ़ भी इसका कारण हो सकता है, ज्वालामुखी भी हो सकता है, लेकिन चक्रवात नहीं है। अगला प्रश्न है किस मृदा या मिट्टी को रेगड़ के नाम से जाना जाता है? तो इसका 4 ऑप्शन है जलोढ़, काली, लेटराइट और लाल। तो इसमें हमारा आंसर है काली मिट्टी। इसको रेगड़ के नाम से भी जानते हैं। और भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, इन राज्यों में ये पाई जाती है, महाराष्ट्र, गुजरात। और ये ही राज्य कपास के बड़े उत्पादक हैं, क्योंकि काली मिट्टी जो है कपास की फसल के लिए सबसे अनुकूल मानी जाती है। अगला प्रश्न है 14वां, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IUCN का मुख्यालय ऑप्शन है नंबर 1 दिल्ली, भारत, नंबर 2 ग्लान, स्विट्जरलैंड, नंबर 3 वियना, ऑस्ट्रिया, और नंबर 4 नैरोबी, केनिया। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो दूसरा ग्लान, स्विट्जरलैंड, IUCN, जिसका मतलब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये ग्लान, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और एक UNEP होता है, ये नैरोबी, केनिया में है, और इसका मतलब है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ये नैरोबी, केनिया की राजधानी में इसका हेडक्वार्टर है। प्रश्न नंबर 15 और लास्ट प्रश्न, आप सभी दोस्तों से एक बार फिर अपील कि सभी बेहतर जानकारी के लिए, लगातार अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल कंप्लीट GS 360 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इस पर आपको लगातार NCERT से संबंधित क्वेश्चंस की वीडियो मिलती रहेंगी, जो हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बीच बीच में महत्वपूर्ण परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे संबंधित प्रश्न उत्तर भी डाले जाएंगे। तो लास्ट हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, उचित मिलान करें। इसमें यह दिया गया है कि पहला ऑप्शन है सेरीकल्चर, ये मत्स्य पालन से संबंधित है या नहीं है। दूसरा PC कल्चर, रेशम उत्पादन। फिर विटीकल्चर, उद्यान कृषि। और चौथा है हॉर्टिकल्चर, अंगूरों की खेती। तो इनको हमें मिलाना है, इसके ऑप्शन नहीं है। तो इसमें जो सेरीकल्चर है, आप इसको वैसे ध्यान रखेंगे, सेरीकल्चर को कहा जाता है, रेशम उत्पादन की प्रक्रिया को सेरीकल्चर नाम दिया गया है। मत्स्य पालन को PC कल्चर कहा जाता है, और उद्यान कृषि को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, और अंगूरों की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। तो ये थे आज के हमारे 15 प्रश्न। धन्यवाद।